आज क्लास 12th का आपको अध्याय 4 पढ़ना है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन के पश्चात या रिप्रोडक्शन के दौरान हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, वो हमें इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, इस अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य। आपने पिछले 3 अध्यायों में प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा है, चाहे वो मानव का हो चाहे पौधों का हो। ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त ही हो गई होगी कि जनन अंगों के नाम क्या क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे जो होते हैं वो किन अंगों से मिलके बने होते हैं, ये सब, क्योंकि वो वाले शब्द आपको यहाँ पे दोहराए जाएंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो पहले हम इस अध्याय के मुख्य बिंदु देख लेते हैं जिन पे हमको चर्चा करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। पहला इसमें जनन स्वास्थ्य की परिभाषा और इससे संबंधित योजनाएं। जनन स्वास्थ्य, पहले इसकी परिभाषा देख ले हम, क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ जनन अंग व इसके कार्यों से है। जनन अंग स्वस्थ होने चाहिए, तभी ये सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पे जनन स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ जनन अंग व इसके कार्यों से है। एक और परिभाषा दे सकते हैं यहाँ हम इसकी, जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, अब ये हम इसकी परिभाषा बता चुके हैं आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हमारे देश में संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ये योजनाएं देख लेते हैं, जनन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। पहली योजना का नाम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये शब्द आपने या इस योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। पहली योजना है परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी सन 1951 में की गई थी, जिसका नाम रखा गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। लेकिन बाद में इसका नाम थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये सन 1971 में रखा गया था ये नाम। 1971 में इसका नाम रख दिया गया, 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसका नाम रखा था। 1977 से 78 के बीच इसका नाम परिवर्तित करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। इसे तो आप विज्ञ ही है, आपको जानकारी प्राप्त है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवार को नियोजित करने के तरीके समझाए जाते हैं या इसका प्रसारण किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा कार्यक्रम हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया जाने वाला एक प्रयास है, जिसके बहुत सारे मापदंड है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रयास है या दूसरी योजना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता फैलाई जाती है और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जो थोड़े बड़े गांव है वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। टीकाकरण और पल्स पोलियो की दवाएं आदि वहाँ पे हर समय उपलब्ध रहती है और टीकाकरण कार्यक्रम भी समय समय पर कराया जाता है। अब अगली योजना हम देखते हैं, शहरी परिवार कल्याण योजना।
ग्रामीण स्तर पर योजना चूंकि संचालित की जा रही है, तो शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की कुछ योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका नाम है शहरी परिवार कल्याण योजनाएं। ऐसा नहीं कि शहर की सभी जनता जागरूक है, सभी जनता शिक्षित है, उनको भी जागरूक करने के लिए कुछ योजनाएं इस प्रकार की संचालित की जा रही है जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है। अगली योजना हम देख लेते हैं, जिसका नाम है RCH। RCH इसका पूरा नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, इसका R हो गया। बाल मतलब चाइल्ड का C हो गया, ठीक है। इसका स्वास्थ्य मतलब क्या हो गया? हेल्थ हो गया। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है RCH कहा जाता है, ठीक है। इसको हम ऑब्लिक करके लिख सकते हैं RCH। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये योजना है जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है और हमारे भारत में इनका संचालन किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, जनन स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, जिसमें से आपको जो परिवार नियोजन कार्यक्रम, या अब इसको पूछेगा आपको क्वेश्चन के रूप में, परिवार कल्याण कार्यक्रम ये कब लागू किया गया था, ये आपको पूछ सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। अगला बिंदु हम देखते हैं इस अध्याय का, जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ। इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूभाग की पर उपस्थित जीवों की संख्या का एकदम से बढ़ जाना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या का बढ़ जाना या तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि हमारे भारत की एक मुख्य समस्या है, जिसके नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले पढ़े हैं परिभाषा इसकी, जनसंख्या वृद्धि की क्या परिभाषा हो सकती है। अभी आपको मैंने बताया, किसी निश्चित भूभाग पर स्थित जीवों की संख्या का तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ती तो इसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, लेकिन ये एकदम से जब बढ़ जाती है तो यहाँ पे इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। तीव्र गति से किसी क्षेत्र की संख्या का, जीवों की संख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये हम देख ले। ये परिभाषा हमने बता दिया, अब आपको बताते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऐसे कारण है जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहला कारण तो है अशिक्षा। शिक्षा जनसंख्या वृद्धि के लिए एक जिम्मेदार कारक है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो परिवार नियोजन के उपाय सोचेगा, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों या दुष्परिणाम के बारे में सोचेगा। लेकिन जो अशिक्षित है वो व्यक्ति इस प्रकार के उपाय नहीं सोच पाएगा। तो पहला कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षा। जब तक हमारे देश के सभी लोग शिक्षित नहीं हो पाते, देश की जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा कारण हम देखते हैं यहाँ पे ये एक अप्रत्यक्ष कारण है जनसंख्या वृद्धि के लिए। मनोरंजन के जो साधन हैं
उसकी कमी। ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। तीसरा है अल्प आयु में विवाह। हमारे देश में मान्यता है कि जो माता पिता है बच्चों की शादी कम उम्र में कर देते हैं, जबकि निर्धारित आयु क्या है, लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों की 21। यदि इससे पूर्व शादी कर दी जाती है तो जो उत्पन्न संतानों की संख्या अधिक होती है और जो बालक है, बालिका है, वो भी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अल्प आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अब अगला कारण हम देख लेते हैं, निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर, यदि अशिक्षा इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो जब समाज का स्तर निम्न होगा तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निम्न सामाजिक स्तर मतलब वहां पे जो विचारों का आदान प्रदान है वो नहीं होता, जो आपसी सामंजस्य वो नहीं होता, सूझबूझ नहीं होती। इस कारण से वहां के जो लोग हैं, निम्न सामाजिक स्तर वाले लोग, वो परिवार कल्याण संबंधी योजनाएं नहीं समझ पाते हैं, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, यहाँ पे हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसमें पहली समस्या तो हो जाएगी संसाधनों की कमी। ये कैसे होगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की उपलब्धता या आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। भोजन की और अन्य साधनों की आवश्यकता बढ़ जाएगी, जैसे कि आवास की प्राप्ति है, भोजन की प्राप्ति है या अन्य आवश्यकताओं की प्राप्ति तेजी से बढ़ने लगेगी, जिससे संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन होने लगेगा और इन संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो ये पहला दुष्परिणाम है इसका, जनसंख्या वृद्धि का, संसाधनों की कमी। दूसरा है गरीबी। गरीबी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उतनी ही आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी हमारे देश को, या आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। यदि एक परिवार की भी बात करें तो एक घर में यदि 2 बच्चे हैं तो वो परिवार अपने बच्चों की पूर्ति अच्छे से कर सकता है, और जिस घर में 5-6 बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, अपने परिवार की पूर्ति ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, जिससे गरीबी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये गरीबी जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न एक प्रमुख समस्या है। तीसरा है कृषि योग्य भूमि की कमी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए आवास भी चाहिए। उस आवास को बनाने के लिए जो कृषि योग्य भूमि है उसको उसके स्थान पर आवास स्थापित किए जा रहे हैं। तो कृषि योग्य भूमि की कमी जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकती है। इसके साथ साथ आवास की प्राप्ति के लिए जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, जिससे वन का भूभाग भी कम होते जा रहा है। अगला बेरोजगारी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी कम होते जाएंगे। रोजगार के अवसर उतने ही हैं और उसके अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो रोजगार के अवसर किस किस को मिलेंगे, है ना। इस कारण बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भी कई दुष्परिणाम या इससे संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगली समस्या हम बता देते हैं आपको, हाँ, नैतिक मूल्यों में कमी। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में
जब संसाधन कम होते जाएंगे तो लोगों के नैतिक मूल्यों में अपने आप कमी आती जाती है। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं हो गई। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो उसकी परिभाषा हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसके कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये आगे और है इसमें कि जनसंख्या वृद्धि के निवारण के उपाय कौन कौन से, ये मैं आगे आपको और बताऊंगी, वो भी इसमें ऐड करना है। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारक। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कारक है, ये कारण नहीं है, कारण तो आपको मैंने बता दिया। ये है कारक या स्थिति, स्थिति भी कह सकते हैं हम। जो आपको एक अलग क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछता, सब शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में पूछता है। पहला है जन्म दर, या उसके पहले हम देख ले जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी परिभाषा हम देख ले पहले कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। किसी निश्चित क्षेत्र या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इकाई समय में उपस्थित कुल जीवों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा मैंने? किसी निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, कोई निश्चित भूभाग है, मान लीजिए आपका गांव है, ठीक है, निश्चित भूभाग हो गया, उसमें इकाई समय में अर्थात एक साल के अंदर कितने मनुष्य रहते हैं वहां पे। अगर हम मनुष्य की ही जनसंख्या की बात देखें तो कितने मनुष्य रहते हैं वहां पे, तो एक साल के अंदर जो कुल संख्या होगी वहां के मनुष्यों की वह कहलाएगी, उस गांव की जनसंख्या कहलाएगी। उसी प्रकार हमारे भारत की भी जनसंख्या जो है वो प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती है। 10 वर्ष में कितने मनुष्य इस भारत में पाए जाते हैं वो आंकड़ा हमको पुस्तकों में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया जनसंख्या घनत्व। इसका सूत्र भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को डी से यदि हम प्रदर्शित करें, जनसंख्या घनत्व डी बराबर n/s होता है। तो यहाँ n का अर्थ क्या है? जीवों की जनसंख्या या जीवों की संख्या बटे हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये है जनसंख्या घनत्व का सूत्र। अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे जन्म दर। जन्म दर क्या होती है? बर्थ रेट क्या होता है? इसकी परिभाषा इससे मिलती जुलती है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इकाई समय में जन्म लेने वाले संतानों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, ये औसत वाला हमने आपको परिभाषा बताया। इसके अलावा एक और परिभाषा होती है, प्रति 1000 व्यक्तियों में उत्पन्न संतानों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति, और उसमें भी प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न संतानों की कुल संख्या को हम जन्म दर कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर की परिभाषा भी इसी प्रकार से है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इकाई समय में
मरने वाले जीवों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा एक जैसी है। यहाँ पे किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इकाई समय में उत्पन्न होने वाले संतानों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं, और इसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में मरने वाले जीवों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, ये हो गई जन्म दर, ये हो गई मृत्यु दर। ठीक, दोनों का आपस में सामंजस्य है। यदि मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर कम होगी, तब जनसंख्या सीमित रहेगी। लेकिन यदि जन्म दर ज्यादा रहेगी और मृत्यु दर कम रहेगी, तब जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। ठीक, अगला हम देखते हैं जो कौन सा कारक है इसमें, अप्रवासन। अप्रवासन प्रक्रिया जिसमें किसी आबादी के जीव अन्य आबादी में चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को अप्रवासन कहते हैं। या और एक परिभाषा दे सकते हैं हम, वह प्रक्रिया जिसमें किसी क्षेत्र के कुछ लोग अन्य क्षेत्र में जाकर रहने लगते हैं, इस प्रक्रिया को अप्रवासन कहा जाता है। ये जो अप्रवासन होता है, मतलब दूसरे देश में जाना, दूसरे क्षेत्र में जाना, ये पूर्णतः स्थायी रूप से नहीं होता है। कुछ समय के लिए होता है, मतलब कुछ सालों के लिए होता है। और जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है, भारत के कुछ लोग ब्रिटेन में जाके बस गए हैं, कुछ अमेरिका में जाकर बस गए हैं। उसी प्रकार से नेपाल के कुछ लोग, भूटान के कुछ लोग आके हमारे भारत में बस गए हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। कुछ 40-50 वर्षों बाद या उससे अधिक वर्षों बाद अपने देश में चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अप्रवासन। ऐसी एक प्रक्रिया है उत्प्रवासन। ई माइग्रेशन, वह प्रक्रिया जिसमें एक आबादी अथवा एक क्षेत्र के कुछ लोग अन्य आबादी अथवा अन्य क्षेत्र में जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, इस प्रक्रिया को उत्प्रवासन, ई माइग्रेशन कहा जाता है। इसमें भी एक आबादी के कुछ जनसंख्या दूसरी आबादी में चली गई थी, इसमें भी एक आबादी की कुछ जनसंख्या दूसरी आबादी में चली गई थी, लेकिन ये अस्थायी रूप से गई थी और ये स्थायी रूप से चली जाती और वहीं बस जाती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको समझ आ गया। अगला है प्रवासन। प्रवासन, इस प्रक्रिया में भी एक आबादी की कुछ जनसंख्या दूसरी आबादी में थोड़े समय के लिए चली जाती है और वापस अपने ही क्षेत्र में आ जाती है। जैसे कि हमारे भारत में बेरोजगारी की समस्या है, तो रोजगार के लिए गांव की कुछ जनता शहरों में अपने रोजगार के लिए 6 महीने के लिए चले जाती है, और बाद में जब कृषि कार्य प्रारंभ होता है तो वह अपने क्षेत्र में वापस आ जाती है। ऐसा कुछ पक्षियों में भी होता है कि जहाँ पानी की कमी होती है तो गर्मी के दिनों में कुछ पक्षी उस स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पानी उनको उपलब्ध होता है और वापस वर्षा ऋतु में अपने स्थान पे ही वापस आ जाते हैं। ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुनः आबादी अपने क्षेत्र में वापस आती है वो एकदम जल्दी नहीं आती है, कुछ 10, 20 या 40 साल के बाद आती है। और ये प्रवासन में जो आबादी होती है या जनसंख्या होती है, ये थोड़े समय, कुछ महीनों के लिए ही अन्य क्षेत्र में जाती है और फिर अपने क्षेत्र में वापस आ जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ स्थितियां यहाँ पे हो गई। इसमें एक और चीज रह गया है, लिंग अनुपात क्या होता है। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, ये शब्द आप बहुत सुनते हैं कि
हमारे भारत में लिंग अनुपात अधिक है। तो लिंग अनुपात क्या होता है? किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र, जैसे आपके जिले की बात कर ली जाए, आपके गांव की बात कर ली जाए, आपके शहर की बात कर ली जाए, या हमारे पूरे भारत की बात कर ली जाए, तो इसका सूत्र भी हम देख लेते हैं। लिंग अनुपात बराबर लिंग अनुपात बराबर होता है महिलाओं की संख्या, उस क्षेत्र के महिलाओं की संख्या बटे 1000 पुरुष। अब वहाँ पुरुष कितने भी हो, पर हम इस सूत्र में 1000 पुरुष ही लिखेंगे। तो ये लिंग अनुपात, ये भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया लिंग अनुपात। अब एक इससे संबंधित शब्दावली आती है जनसांख्यिकी। ठीक, जनसंख्या के अध्ययन को ही जनसांख्यिकी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आपको 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को ही जनसांख्यिकी कहते हैं। या एक और परिभाषा आप दे सकते हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसे जनसांख्यिकी कहते हैं। इसमें जनसंख्या से संबंधित सभी पहलू, मतलब उसके कारण उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि का कारण, उसके निवारण के उपाय, ये सभी आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया जनसांख्यिकी। अब जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक सिद्धांत दिया था ब्रिटिश वैज्ञानिक माल्थस ने। तो ये सिद्धांत क्या है कि हम देख लेते हैं। ये कारक भी हो गए। अब माल्थस का सिद्धांत, माल्थस एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसके बिंदु हम देख लेते हैं या उसकी बातें हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बातें अपने सिद्धांत में कही थी। पहली इनकी बातें थी कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि खाद्य संसाधन में वृद्धि या संसाधनों में वृद्धि समांतर श्रेणी में होती है। क्या कहा मैंने? जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि खाद्य उत्पादन में वृद्धि समांतर श्रेणी में होती है। इसको हम देख सकते हैं। क्या कहा? इनके सिद्धांत को हम अंकित रूप में दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि किस श्रेणी में होती है? गुणोत्तर श्रेणी। और संसाधनों में वृद्धि किस श्रेणी में होती है? समांतर श्रेणी। देखिए किस प्रकार से। ये क्या हो गई? वृद्धि किसमें? जनसंख्या में। 3 का गुणा 3 से करो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं खाद्य संसाधनों में वृद्धि किस श्रेणी में होती है, किस क्रम से होती है। तो यहाँ हो जाएगा
तो ये है जनसंख्या वृद्धि की गति और ये है खाद्य संसाधनों में वृद्धि की गति। ठीक, अब ये हो गया माल्थस का सिद्धांत, इसका पहला बिंदु हो गया। इसका दूसरा बिंदु हम देख लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या तथा उसकी आवश्यकता के बीच असंतुलन स्थापित हो जाता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं के बीच असंतुलन स्थापित हो जाता है। तो बात स्वाभाविक है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो जो आवश्यकता है वो भी बढ़ती है। तो आवश्यकता के बीच और जनसंख्या के बीच में असंतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये दो बिंदु थे माल्थस के सिद्धांत के। दूसरा बिंदु हम एक बार बता लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जनसंख्या व उसकी आवश्यकता में असंतुलन हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक, ये माल्थस के सिद्धांत का दूसरा बिंदु था। तो यहाँ पे हो गया माल्थस का सिद्धांत जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित था। ये हो गया हमारा ये बिंदु माल्थस का सिद्धांत। अब हम अगले बिंदु पे आ जाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये बड़ा टॉपिक है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें हम देख लेते हैं पहला सामाजिक व राष्ट्रीय प्रयास या सामाजिक व राष्ट्रीय उपाय। सामाजिक राष्ट्रीय उपाय में वही है जनरल, परिवार कल्याण योजनाओं का व्यापक स्तर पर संचालन। दूसरा, माता पिता को शिक्षित करके। तीसरा, शिक्षा का प्रसार करके। चौथा हो सकता है सही उम्र में बच्चों का विवाह करके। और पांचवा हो सकता है यौन शिक्षा को व्यापक स्तर पर लागू करना, स्कूली शिक्षा में भी और कॉलेज स्तर की शिक्षा में भी। ठीक है, तो ये है सामाजिक व राष्ट्रीय प्रयास। इसको फिर से मैं दोहरा देती हूँ एक बार। माता पिता को शिक्षित करके, विवाह की आयु के अनुसार बच्चों का विवाह करके, जो निश्चित आयु रखी गई है, लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष। तीसरा है यौन शिक्षा का व्यापक प्रचार करके। चौथा हो सकता है सही उम्र में बच्चों की शादी करके। अगला है बच्चों की जन्म दर पर नियंत्रण रख के। ये प्रयास सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रयास है हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रयास या वैज्ञानिक विधियां। वैज्ञानिक विधियां, इसमें आपको 4 विधियां पढ़ना है। इसमें पहली विधि है हार्मोनल विधियां। हार्मोन से बनी कुछ गोलियां होती है, कुछ टेबलेट होती है। उसको यदि स्त्रियां उपयोग करें, जैसे कि मालाडी होती है, सहली होती है, इनका उपयोग करके गर्भ निर्धारण को रोका जा सकता है। ठीक है, ये गोलियां जो होती है वो अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। तो परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाला एक उपाय है ये हार्मोनल विधियां, जिसके अंतर्गत हार्मोन से बनी हुई कुछ गोलियों को स्त्रियों द्वारा लिया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए। कुछ दवाइयों के नाम लिख देते हैं यहाँ पे, मालाडी, सहली आदि।
डॉक्टरों द्वारा इन गोलियों को सप्ताह में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक, ये हो गई हार्मोनल विधि। दूसरी है यांत्रिक विधि। मैकेनिकल मेथड। इसके अंतर्गत स्पर्म नाशक क्रीम का उपयोग करके शुक्राणुओं के निर्माण को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया को इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यांत्रिक विधियों के अंतर्गत एक है स्पर्म नाशक क्रीम। इसका उपयोग करके निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। दूसरा है कंडोम का उपयोग करके। ये स्त्री और पुरुषों के कंडोम उपलब्ध होते हैं, इनका उपयोग करके भी निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ये यांत्रिक उपाय है। इसके अलावा भी कॉपर टी जो स्त्रियों के द्वारा उपयोग की जाती है। कॉपर टी ये तांबे की बनी हुई टी आकार की एक प्लेट होती है या एक युक्ति होती है। इसको वेजाइनल मार्ग में लगाया जाता है और इसके द्वारा भी निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो ये हो गई यांत्रिक विधियां। इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल प्रक्रिया। सर्जिकल प्रक्रिया का मतलब होता है सर्जरी या ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए 2 उपाय किए जाते हैं, स्त्रियों में टीटी और पुरुषों में वीटी। अब टीटी और वीटी का क्या अर्थ है ये हम बताते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम नसबंदी कह सकते हैं। यदि स्त्रियों में नसबंदी की जाती है तो उसको कहा जाता है टीटी। टीटी मतलब ट्यूबेक्टोमी। जब ये पुरुषों में किया जाता है तो इसको कहा जाता है वीटी मतलब वेसेक्टोमी। अब इसमें क्या किया जाता है? स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत उसकी अंडवाहिनी को सर्जरी के द्वारा काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता। ठीक है, ये कहलाती प्रक्रिया टीटी। ठीक, अब पुरुषों में इसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। ये क्या है हम देख ले। पुरुषों में सर्जरी के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा उसकी शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ सकते। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेसेक्टोमी या वीटी कहा जाता है। इसको आप हिंदी में महिला नसबंदी या स्त्री नसबंदी और इसको आप पुरुष नसबंदी भी कह सकते हैं। आपको दोनों के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा अच्छे समझेंगे इसको। स्त्रियों में जब नसबंदी की जाती है तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको टीटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्त्रियों की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग ना हो सके और निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सके। पुरुषों में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, शॉर्ट में वीटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये हो गई है सर्जिकल प्रक्रिया। इसके बाद एक चौथी प्रक्रिया है जिसे चिकित्सीय विज्ञान में अपनाया जाता है, चिकित्सीय गर्भ समापन। इसके अंतर्गत जब स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो उसके भ्रूण को प्रारंभिक अवस्था में ही उसके वेजाइनल मार्ग से निकाल दिया जाता है, औजारों की सहायता से निकाल दिया जाता है, जिससे भ्रूण बाहर आ जाता है और भ्रूण कैसा हो जाता है, मृत हो जाता है।
तो इस प्रक्रिया को चिकित्सीय गर्भ समापन कहा जाता है। ठीक, ये हो गई जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। पहला सामाजिक व राष्ट्रीय प्रयास और दूसरा होगा चिकित्सीय गर्भ समापन। एक चीज और हमको पढ़नी है यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस ये वो प्रक्रिया है जिसमें स्त्रियों के गर्भ में पल रहे भ्रूण में उपस्थित गुणसूत्रीय असमानता का या आनुवंशिक बीमारी का पता लगाया जाता है। स्त्रियों में पल रहे भ्रूण में गुणसूत्रीय असमानता अथवा आनुवंशिक बीमारी का पता लगाने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दो बातें पता लगाई जा सकती है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। एक तो जो भ्रूण पल रहा है अपनी माता के गर्भ में, यूटेरस में, उसमें कौन सी आनुवंशिक बीमारियां है, आनुवंशिक दोष है। दूसरा, बच्चों के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है। किंतु आजकल इस विधि के अंतर्गत जो लिंग परीक्षण है उसको अपराध माना जाता है और उस पर रोक लगा दी गई है। अब एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम केवल बच्चों में गुणसूत्रीय असमानता का या अपनी माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण में उपस्थित गुणसूत्रीय असमानता का ही पता लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी मेथड बता दो, इसकी विधि बता दो। इस विधि एक सर्जिकल सुई के माध्यम से गर्भाशय के एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है जिसमें शिशु तैरता रहता है या भ्रूण तैरता रहता है। उस एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण करके उस भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानता का पता लगाया जा सकता है। इसको छोटे से चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए यूटेरस है स्त्री का, गर्भाशय। इसमें रहता है एमनियोटिक कैविटी होती है और इसमें रहता है एमनियोटिक द्रव। जैसे यहाँ पे भ्रूण है, ये भ्रूण तैरते रहता है किस द्रव में, एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इस द्रव को किसी सर्जिकल सुई की सहायता से निकाल लिया जाता है। फिर इस द्रव का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर बच्चे की गुणसूत्रीय असमानता का या उसके आनुवंशिक रोग का पता लगाया जा सकता है। ठीक, इस विधि का अब लाभ और हानि भी आती है। इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है। तो इस विधि के द्वारा बच्चे में उपस्थित आनुवंशिक बीमारी का पता समय से पूर्व ही लगा लिया जाता है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही लगा लिया जाता है। और इससे हानि ये है कि इस विधि का उपयोग बच्चों के लिंग परीक्षण में किया जाता है जिससे महिला भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये एमनियोसेंटेसिस हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन में। इससे लाभ हानि सभी। अब हमको आगे पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है हमारा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। शॉर्ट में इसको कहा जाता है STD। पहले इसकी परिभाषा बता दें। वे बीमारियां या वे रोग जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं उनको यौन संचरित रोग कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया इसकी परिभाषा। परिभाषा समझ आ गई आपको। वे रोग जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं उनको कहते हैं यौन संचरित रोग कहते हैं।
अभी हमको 4-5 रोग पढ़ना है, कौन कौन से हैं आपको पूछ लेता है ये भी। इसके उदाहरण हम दे देते हैं। पहला है गोनोरिया। यौन संचरित रोग कौन कौन से देखिए हम। पहला हो गया गोनोरिया। अभी किसके द्वारा फैलता है ये देख लेते हैं। ये रोग फैलता है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये रोग, इस जीवाणु का नाम है जो इसको फैलाता है निसेरिया गोनोरी। इस रोग के लक्षण हम देख ले। यह पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। इस रोग में यूरेथ्रा से सफेद रंग के द्रव का स्राव होते रहता है और जो यूरेथ्रा होता है उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, अगला रोग हम देख ले इसमें सिफिलिस। ये भी एक यौन संचरित रोग है। ये किसके द्वारा होता है ये देख ले हम। यह होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा। ये भी एक प्रकार का जीवाणु है। इसके द्वारा सिफिलिस नामक रोग होता है। इस रोग के लक्षण देख ले। इसमें बाह्य जनन अंगों के शीर्ष पर घाव उत्पन्न हो जाता है और ये इतना घातक रोग है कि इससे तंत्रिका तंत्र भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है और व्यक्ति पागलपन की स्थिति में आ जाता है। यौन संचरित रोग है लेकिन ये तंत्रिका तंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अब तीसरा रोग देख ले हम। ट्राइकोमेनियसिस। इस रोग का रोग कारक देख ले हम। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये रोग ऐसा रोग है जो स्त्रियों में, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें इस रोग के लक्षण ये है कि इस रोग में स्त्रियों का जो वेजाइनल मार्ग होता है उसमें सूजन आ जाती है और खुजलाहट होती है। अगला रोग देख लेते हैं हम, जेनाइटल हर्ट। ये रोग होता है एक विषाणु के द्वारा जिसका नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स। हर्पिस सिंप्लेक्स एक प्रकार का विषाणु होता है। इसके द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग में स्त्रियों के बाह्य जनन अंगों में फफोले और छाले आ जाते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है। अगला रोग देखते हैं हम, हेपेटाइटिस बी। ये रोग भी एक विषाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी विषाणु। इसके द्वारा होता है ये रोग। इस रोग में नाखून पीले पड़ जाते हैं और आंखों का सफेद भाग भी पीला पड़ जाता है। आप सोचते होंगे कि ये रोग तो अन्य कारणों से भी हो जाता है ना, जैसे आप पाचन तंत्र में पढ़ेंगे तब भी आप इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये रोग यौन संचरण के द्वारा भी या लैंगिक संपर्क के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगला रोग पढ़ते हैं एड्स, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। एड्स, इसका पूरा नाम आपको मालूम होगा। क्या नाम है इसका पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ये एक ऐसा रोग है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को अत्यंत प्रभावित करता है और अंतिम अवस्था में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है ये हम देख ले। यह फैलता है एक विषाणु के द्वारा जिसका नाम है HIV। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसकी खोज कब हुई थी ये देख ले। इसकी खोज सन 1981 में अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। अब एड्स के ऊपर तो आपको बहुत बड़ी टिप्पणी पूछता है कि एड्स की परिभाषा लिखिए या एड्स का पूरा नाम लिखिए, इसके रोगाणु का नाम लिखिए, या किन कारणों से फैलता है। ये हम जल्दी से देख ले किन कारणों से फैलता है। इसके 4 कारण हो सकते हैं। एक तो ये लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है, बहुलैंगिक संपर्क के द्वारा। दूसरा है संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में हो सकता है। संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु में यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके होने वाले बच्चे में भी यह रोग हो सकता है, यदि वह माता इस रोग से कैसी हो? संक्रमित हो। ठीक है। तीसरा, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, यदि कोई इंजेक्शन लगाया जाता है एड्स रोगी को और उसी इंजेक्शन की सिरिंज को या सुई को एक स्वस्थ व्यक्ति में लगा दिया जाए तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रसित हो जाता है। चौथा कारण हम देख ले इसका, रक्तदान से। ब्लड डोनेशन से, रक्तदान मतलब ब्लड दूसरे को जो दिया जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति का रुधिर एक स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति में यह रोग आ सकता है। तो ये हो गया एड्स के कारण हो गए पूरे। ठीक है। एड्स की परिभाषा हो गई, पूरा नाम हो गया, इसके रोगाणु का नाम हो, कारण हो गए। अब हम देख लेते हैं एड्स के कारण या इसके लक्षण देख लेते हैं। एड्स के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। एड्स के लक्षण में व्यक्ति को कम काम करने पर भी अधिक थकान महसूस होती है, ये पहला इसका लक्षण हुआ। दूसरा हुआ व्यक्ति को पसीना अधिक आता है, वो भी रात के समय अधिक आता है। तीसरा, वह कोई भी बीमारी का शीघ्रता से शिकार हो जाता है क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है। उसके शरीर में जो घाव बनता है वह घाव जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। ये एड्स के लक्षण है। अब इसका टेस्ट देखें। एड्स का टेस्ट जो किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट उपलब्ध है एड्स के लिए, यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद हम एड्स का उपचार। एड्स के लिए कोई उपचार नहीं है, अभी तक कोई उपचार इसका उपलब्ध नहीं हो पाया है। केवल इससे बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। फिर भी किसी टेस्ट के जरिए व्यक्ति में एड्स है इसकी पहचान की जा सकती है। इसमें एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा व्यक्ति के ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके एड्स के होने या न होने की जांच की जाती है। ठीक है। ये एड्स हो गया। अब इसके बारे में जानकारी हमने पूरी देखी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है बंध्यता। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमको पढ़ना है बंध्यता, स्टेरिलिटी। बंध्यता जब कोई दंपति अर्थात पति और पत्नी संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होते तब इस गुण को बंध्यता कहा जाता है। तो ये हो गई बंध्यता की परिभाषा। अब इसको दूर करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक उपाय किए जा सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला उपाय है जिप्ट, ZIFT। इसको जिप्ट कहा जाता है। जिप्ट का मतलब हुआ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें
भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में अर्थात ब्लास्टोमियर अवस्था में ही स्त्री की फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये पहला तरीका हुआ जिप्ट। दूसरा है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें भी भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में अर्थात ब्लास्टोमियर अवस्था में स्त्री के यूटेरस में अर्थात गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तीसरा उपाय है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? जो पति पत्नी या दंपत्ति संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होते तो उसमें पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, शुक्राणु लिया जाता है, स्त्री का अंडाणु लिया जाता है, फिर उसको परकनली में निषेचित कराया जाता है और निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी या परकनली शिशु कहा जाता है। ठीक है। इस विधि का लाभ ये है कि जो दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उनको संतान का लाभ प्राप्त हो जाता है। ये पहला उपाय था बंध्यता दूर करने का। पहला उपाय पात्र निषेचन और उसके अंतर्गत ये 3 विधियां होगी। ठीक है। पात्र निषेचन मतलब किसी पात्र या परकनली के अंदर जाइगोट का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो उसकी ये 3 विधियां हो गई। अब ये बंध्यता दूर करने के उपाय के अंतर्गत दूसरी विधि है गिफ्ट। गिफ्ट इसका पूरा नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं तो अन्य स्त्री के अंडाणु को उस स्त्री के फैलोपियन नलिका में फिट कर दिया जाता है। उस स्त्री का अंडाणु नहीं होता, अन्य स्त्री से अंडाणु लिया जाता है और जो स्त्री संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, संतान उत्पत्ति की क्षमता जिसमें नहीं होती, उसकी अंडवाहिनी में उस अंडाणु को प्रतिस्थापित या फिट कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गिफ्ट कहा जाता है। ठीक है। इस अध्याय में अब पूरे बिंदु आपको मैंने समझा दिया। अब इसके क्वेश्चंस आपको लास्ट में बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस अध्याय में। पहला तो हमने जनन स्वास्थ्य पढ़ा, तो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई और उसके उपाय हो गए। ठीक। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पूरा। इसको नियंत्रित करने के उपाय, इसमें वैज्ञानिक विधियां भी आप सम्मिलित करेंगे। अगला है माल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर इन्होंने दिया। माल्थस का सिद्धांत के ऊपर भी एक 4 नंबर का प्रश्न बन जाता है जो आपको मैंने बीच में बता दिया है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। उपाय में आपको मैंने बताया राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर के प्रयास पहला, और दूसरा क्या बताया वैज्ञानिक विधियां। ठीक। तो जनसंख्या नियंत्रण के वैज्ञानिक उपाय लिखिए, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वही हार्मोनल, सर्जिकल, यांत्रिक विधियां ये आपको आंसर में देना है। अगला है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग। इसमें पूरे रोग के बारे में आपको समझाया, तो आपको किसी भी रोग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट टॉपिक अपना क्या हुआ बंध्यता। तो बंध्यता आपको अभी समझाया, इसको दूर करने के उपाय समझाया। इसके साथ आपको एक चीज लास्ट में बता दूं, ये जो मैंने नाम लिखा है शॉर्ट नाम, जैसे गिफ्ट हो गया, जिप्ट हो गया, इनका पूरा नाम आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। जिप्ट का पूरा नाम लिखे, गिफ्ट का पूरा नाम लिखे, IUT क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये सब क्वेश्चन आप बनाएंगे। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और अम्नियोसेंटेसिस क्या है, इसके लाभ और हानि लिखिए। तो अम्नियोसेंटेसिस के ऊपर भी आप 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है।